कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से आप क्या समझते हैं, ये कितने टाइप्स की होती हैं और इनको इस्तेमाल करके आप किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हो। नमस्ते, मेरा नाम दीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 5 सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है। पहले हम क्या पढ़ेंगे, डेफिनेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, फिर हम क्या पढ़ेंगे वो तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर हम क्या पढ़ेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो मैं आपको बताऊं भैया, जो चीजें हैं ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो आपकी छोटी क्लासेस में, ठीक है। तो मैं इनको थोड़ा भाई हमको इसको जस्ट सम्स अप करना है, क्योंकि IIT JEM में इसके ऊपर नहीं है, मॉलिक्यूलर मास निकालने क्वेश्चन आ जाते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर, एक थोड़ा रेफरेंस के लिए हमको इसको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले बात करते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो जो हमारे पास लिक्विड होते हैं, सॉल्यूशंस होते हैं, उनकी कई ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं, सॉलिड इन लिक्विड जो हमारे पास सॉल्यूशन है, समझो तो भाई हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं उनकी ऐसी प्रॉपर्टी होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करती हैं। क्या नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट के ऊपर डिपेंड करेंगी। तो उन प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। और ये 4 तरह की प्रॉपर्टी होती है। मतलब अगर मान लिया नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू ज्यादा होगी, और अगर भाई नंबर ऑफ पार्टिकल सॉल्यूट कम है, और अगर भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट कम है तो इनकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ज्यादा होगी तो क्या होगी, ज्यादा आएगी, ठीक है। और ये 4 तरह की होती हैं। उनमें एक आपने नाम सुना होगा, एक होता है आपको सबसे पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, फिर आपका बताओ क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर क्या होता है आपका, एक आपका होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, एक आपका होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो हम इन चारों प्रॉपर्टीज को थोड़ा समझेंगे, ठीक है बात, ताकि आपको भी एक, और फिर देखेंगे कि इनके जरिए हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं। ओके, ठीक है बात। तो हम भाई पहले बात करते हैं इसमें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब थोड़ा आप ये बताओ भाई, हमने आपको पहले बताया था कि किसी प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। जब हमने आपको पढ़ाया था, हमने आपको जब वेपर प्रेशर पढ़ाया था इस चैप्टर में, तो मैंने आपको बताया था कि प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और जब आप इसके अंदर कोई सॉल्यूट ऐड कर देते हो तो इसका वेपर प्रेशर घट जाएगा, ठीक है बात। तो हमने देखना है, तो एक तो हमारे पास होगी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्या बेटा, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो मान ले पी नोट क्या हमारे पास, प्योर हमारे पास पी नोट क्या हमारे पास, प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर, और पीएस मेरे पास क्या बताओ, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो अगर मैं प्योर लिक्विड के वेपर प्रेशर में से, प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर में से सॉल्यूट का वेपर प्रेशर माइनस कर देता हूं, तो इसको बोलते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं लोअरिंग। ये तो लोअरिंग है भाई, इतना कम हो गया। लेकिन अगर मैं इसको ये बोल दूं, अगर मैं कहूं कि मेरे पास बताओ पी नोट अगर सॉल्वेंट का प्रेशर था तो डिक्रीज क्या आया है वेपर प्रेशर में, पी नोट माइनस पी एस, ठीक है बात। अगर मेरे पास भाई वेपर प्रेशर 1 होता तो कितना आता बताओ, पी नोट माइनस पी एस बाई पी नोट, इजंट इट, बताओ। और अगर मैं भाई, मेरे ख्याल से आमतौर पे यही जो सिंबल होते हैं ना, सिंबल में आमतौर पे ख्याल से नोटेशन ये इस्तेमाल करते हैं। हाँ, अरे मुझे डाउट था कि ये भाई इसके ऊपर डिपेंड करता होगा, क्या बोलते हैं, अरे कहाँ पर गया, हाँ मुझे लगा भाई कहीं ये यहाँ पर ना लगाते हो सबस्क्रिप्ट, लेकिन ध्यान रखियो भाई ये आपने पी नोट माइनस पी एस, ठीक है बात। तो बाई पी नोट इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। आगे ना रिलेटिव, मतलब अगर वेपर प्रेशर 1 होता तो कितनी लोअरिंग होती, इसको बोलते हैं रिलेटिव लोअरिंग। और ये पाया गया भाई कि ये प्रोपोर्शनल होता है, ये बराबर होता है, पता किसके, ये होता है N2 बाई N1 प्लस N2 के, इसके प्रोपोर्शनल है, ठीक है। बताओ
तो बेटा n2/n2 प्लस, अब कहोगे तो ये रिलेटिव लोवरिंग बताओ क्या है, प्रोपोर्शनल n2 बढ़ेगा तो बढ़ेगा, आप कहोगे ये भी तो है, आप कहोगे भाई ये जो लोवरिंग है रिलेटिव लोवरिंग ये तो n2 के प्रोपोर्शनल है, लेकिन यहां पे तो लिखा हुआ है, तो इसी का फर्क पड़ता है फिर भाई। तो भाई ध्यान रखो यहां इफेक्ट कम होएगा इसका, यहां इफेक्ट क्या होगा, ज्यादा। मतलब आप कह सकते हो कि मोल फ्रैक्शन ऑफ किसका, ये बताओ, हमको पता ना अगर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय टोटल मोल क्या होता हमारे पास, मोल फ्रैक्शन होता होगा ना, ठीक है। तो आपको इसमें तो भैया इसकी इन्वर्सली भी है, नहीं है, काम करो, मान लो इसके 1 मोल हो और इसके भी 1 मोल हो और इसका भी 1 मोल हो, ठीक है बात। तो आप ये बताओ ये रेशियो कितना हमारे पास, बताओ इसकी, ये बताओ रेशियो कितना है, 1/2 है ना। अब मैं n2 को बढ़ाता हूं, मैं 1 मोल की वजह से 2 मोल कर देता हूं, ठीक है। तो आप कहोगे भाई n2 बढ़ेगा, तो कहोगे ये बढ़ेगा, तो इनवर्सली होगी, डायरेक्टली हुआ, डायरेक्टली हुआ। आपको कैसे कैसे, अब आप यहां पर लिखो 2, नीचे लिखो 1 + 2, तो रेशियो 2/3 आया, देखो बड़ा यहां भी और बड़ा यहां भी है ना ये नंबर। लेकिन आप ये बताओ भाई कि 1/2 से 0.5 से क्या होगा, 0.67, मतलब इसमें तो इंक्रीमेंट, तो देखो ये तो क्या हो गया 1 से 3, तो जो हमारे पास क्या है डिनोमिनेटर वो तो हो गया हमारे पास 1 से 3 हो गया, फिर 2 से 3 हुआ है, 2 से 3, लेकिन ये 1 से 2 हो गया, मतलब इसमें तो सिर्फ बताओ क्या है, इसमें 3/2, इसमें सिर्फ डिनोमिनेटर में सिर्फ क्या ही है 1.5 गुना बढ़ोतरी, क्या, लेकिन इसमें क्या ही है 2 गुना बढ़ोतरी, तो रिलेटिवली इंक्रीज ज्यादा किसमें है, अरे भाई न्यूमरेटर में क्या है ज्यादा इंक्रीज है, तो बढ़ा ये भी है, तो n2 बढ़ने से बढ़ता ये भी है और बढ़ता ये भी है, ऊपर वाला पोर्शन भी, लेकिन ये ज्यादा बढ़ता है रिलेशन में, समझ गई बात नहीं आपको, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आप बताओ आप क्या निकाल सकते हो, ठीक है। अब आपने अगर मान ले भाई इसके जरिए आपने क्या निकालना पड़ जाए, मॉलिक्यूलर मास, तो आप बताओ भाई सॉल्वेंट का आप वेपर प्रेशर नोट कर लें और साथ में क्या नोट कर लें, बोले भाई सॉल्यूशन का और सॉल्वेंट का, उनको आप यहां पुट कर दें, ठीक है। और ये बताओ मेरे पास क्या n2/n1 + n2 है, ठीक है। तो यहां पर आपने बताओ सिंपली क्या करना है, अब n2 बताओ क्या होता है, नंबर ऑफ मोल क्या होते हैं W/m, जहां पर ये क्या है ग्राम गिवन वेट, और ये क्या है ग्राम एटॉमिक मास, उसका भाई ग्राम एटम, अरे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, क्या ये बेटा मॉलिक्यूलर मास नहीं होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास नहीं होता ये, ठीक है। बताओ क्या मेरे पास, तो n2 मेरे पास क्या आएगा W2/m2, और ये क्या है ये हो जाएगा W1/m1 प्लस क्या हो जाएगा W2/m2। तो ऐसे आप इसको बेटा सोल्व कर सकते हो, isn't it? अब आप मुझे बताओ, मुझे ये सारी बात पता है, अब बताओ अगर आपको मान लिया, अगर आपको सोल्यूट है क्या पता आपको, अब इससे हम मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं बताओ, हाँ तो तारे सिंपल सी बात है, हमने सोल्यूट का हमने निकालना ना m2, अगर मुझे बाकी सारे पता है, अगर मुझे W1 पता है, W2 पता है, तो तुम क्या निकालेंगे m1, यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ, सॉरी अरे नहीं m2 सॉरी, हमको m1 पता है, हमको ये पता है, तो हम बताओ क्या निकाल लेंगे m2, isn't it? तो बोलो बेटा आ जाएगा हमारे पास वही, क्योंकि हमारे हमको इनके मोल पता है, हमको इनके वेट पता है, हमने इजी हमारे लिए, ठीक है। अच्छा इसी में अगर मान लिया ये तो था हमारे पास कंसंट्रेटेड के लिए, लेकिन अगर सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट हो तब क्या होगा, तुम क्या बोलेंगे, अगर सॉल्यूशन आपका डाइल्यूट है तब बताओ क्या हो जाएगा भाई, तो P0 - PS बाई क्या है P0, इट विल बी इक्वल टू बताओ क्या n2/n1 + n2 था ना, तो उस टाइम पे आप n2 को सिंपली नेग्लेक्ट कर सकते हो, n2 कैन सिंपली बी नेग्लेक्टेड, ठीक है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा n2/n1 आ जाएगा, और अगर मेरे पास n2/n1 आ गया तो मैं क्या बोलूंगा, तो अब n2 क्या हो जाएगा, n2 को मैं किस रिप्लेस कर दूंगा बताओ
W2/m2 से, और ये क्या हो जाएगा W1/m1, तो M1/m2, सॉरी अरे अरे ये क्या था W2/m2, और क्या हो गया W1 अरे M1 ऊपर चला गया और W2 आ गया, W1 आ गया, W1 क्या गई, अरे फ्लिप हो गई। तो आप मुझे बताओ, अगर मान लिया आपने अब किसी पॉलीमेरिक सॉल्यूशन का आपने क्या निकालना है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है, आपने भाई कुछ भी मालूम करना है, तो आपने सिंपली क्या करना होगा, आपने देखना है आपने कितने ग्राम पानी लिया है सॉल्वेंट और कितने ग्राम आपने क्या लिया है, आपको पता है ना भाई कि आपने कितने ग्राम आपने सॉल्यूट लिया है, वो यहाँ पुट कर दो, कितने ग्राम आपने सॉल्वेंट लिया है वो आपको पता है, दोनों वेट आपको पता है, और आपको ये पता है कि जो ग्राम एटॉमिक मास होता है सॉल्वेंट का वो क्या होता है, तो इसमें बचा क्या मेरे पास, तो यहां से मेरे पास क्या जाएगा मॉलिक्यूलर मास। ऐसे क्वेश्चन भाई आते हैं IIT जेम में, एमएस एंट्रेंस में, KVSS टेस्ट, PGT, इन सब में ऐसे क्वेश्चन खूब आते हैं। आ गया आपको ये? ओके, तो भाई इस तरीके से ओके। अब बताओ क्या हमारे पास नेक्स्ट है बेटा, हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या ऑस्मोटिक प्रेशर? अब आपको हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। देखो आप मुझे बताओ, अगर हमारे पास एक वेसल है, ठीक है, उसमें मान ले भाई यहां पर हमारे पास इसमें पानी, प्योर पानी है, हमारे पास यहां पर क्या है, प्योर पानी, लेकिन अब मेरे पास मानो मेरे पास कॉपर सल्फेट का एक सॉल्यूशन है, और उस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को मैं यहां पर एक साइड से डालना शुरू कर दूं दीवार के साथ साथ, ठीक है, तो क्या होगा, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, अगर मैं इसको बहुत आराम से डालेंगे भाई तो क्या होगा बताओ, तो वो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन इसके अंदर मिक्स होना शुरू हो जाएगा। समझे बात? कैसे भाई, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, उसमें सल्फेट आयन और जो कॉपर आयन ना वो सारी क्या करेंगे, इस पूरे सॉल्यूशन फैल जाएंगी और हमारे पास एक होमोजेनियस क्या जाएगा, मिक्सचर। तो इसको हम बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं इसको? डिफ्यूजन। इसमें सोल्यूट के पार्टिकल और सॉल्वेंट के पार्टिकल्स सारे ही मूव कर रहे हैं एक होमोजेनियस मिक्सचर बनाने के लिए। मतलब मेरे पास एक सॉल्यूशन क्या हो, डाइल्यूट सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का, एक मेरे पास क्या हो भाई, एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो अगर मैं उनको दो वेसल में रखता हूं और दोनों के मैंने बीच में एक बाउंड्री बना रखी है, समझे बात, लेकिन अगर उस बाउंड्री को उठा दूंगा तो दोनों आपस में फटाफट क्या हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे, और दोनों भाई हमारे पास उनकी एक एवरेज कंसंट्रेशन आ जाएगी, इजंट इट। तो वहां पर सॉल्यूट के पार्टिकल जाएंगे उस साइड, सॉल्वेंट के इस साइड, और हमको मिल जाएगा होमोजेनियस मिक्सचर, ठीक है। लेकिन अगर हम सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को मूव करने दें, डिफ्यूज करने दें, तो उसको बेटा बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं उसको? ऑस्मोसिस बोलते हैं। आपको ऐसा कैसे? ऐसा ऐसे इसलिए, एक काम करो, हमारे पास अब ये मानो ये हमारे पास क्या बताओ, इसको हम बताओ क्या बोलते हैं, ये हमारे पास क्या है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और ये बताओ मेरे पास क्या है, डाइल्यूट्स, और ये इसको आप मान लो एक एनिमल मेम्ब्रेन। क्या मान लो इसको भाई, एनिमल मेम्ब्रेन। अब यहां पर कंसंट्रेशन हाई है और यहां पर कंसंट्रेशन क्या है। अब एनिमल मेम्ब्रेन जो होती है वो पता क्या करती है भाई, एनिमल मेम्ब्रेन आपको पता है उसमें से सोल्यूट के पार्टिकल तो पास नहीं कर पाएंगे, सॉरी उसमें से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स क्या भाई उसमें से मूव कर जाएंगे। सिर्फ आपने सॉल्वेंट के पार्टिकल्स को आपने मूव करने देना है, ठीक है बात। तो क्या होगा, तो यहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, और यहां पर बताओ क्या है, सॉल्यूट कंसंट्रेशन लो है। ओके, तो पता क्या होगा, तो आप बताओ, तो अगर यहां पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है तो हम क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट यहां पर कम एक तरह से देखा जाए तो रिलेटिवली, और यहां पर सॉल्यूट कम है तो यहां पर सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा है। तो सॉल्वेंट पता क्या करेगा, वो लो कंसंट्रेशन से कहां पर जाएगा बताओ भाई, इस साइड आएगा। हमारा डिफ्यूजन हो रहा है, सॉल्वेंट का तो कहां पर जाएगा, कहां से जाएगा, सॉल्वेंट कंसंट्रेशन। अगर मैं सिर्फ सॉल्वेंट देखूं, देखो सॉल्यूशन डाइल्यूट नहीं क्या, कंसंट्रेटेड, ठीक है, तो डाइल्यूट यहां पर सॉल्वेंट क्या है ज्यादा, ये क्या है कंसंट्रेट, यहां पर सॉल्वेंट क्या है, कम है रिलेटिवली। तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या करेंगे, यहां ज्यादा सॉल्वेंट पार्टिकल, यहां पर सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या है, कम है, तो सॉल्वेंट पार्टिकल यहां से इस साइड मूव नहीं करेंगे क्या। तो इसको बताओ हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको, ऑस्मोसिस बोलते हैं। और इस वजह से
ना, आप कुछ और सोच रहे हो। डिफ्यूजन क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट। लेकिन लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट हो जाए उसको हम क्या बोलेंगे? किस तरह का मूवमेंट? उसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। तो यहां पर डायल्यूट सॉल्यूशन है और ये क्या है? सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड। लेकिन मैं अगर मैं हाइपोथेटिकली देखूं तो अगर सॉल्यूशन डायल्यूट है तो यहां पर सॉल्यूट कम है, यहां पर सॉल्यूट क्या है? कम। लेकिन सॉल्वेंट फिर क्या हुआ? ज्यादा हुआ। और यहां पर ये क्या कंसंट्रेटेड, यहां पर सॉल्यूट क्या है? ज्यादा। तो सॉल्वेंट यहां पर कम नहीं है क्या? तो सॉल्वेंट यहां पर इसको भाई बराबर करने के लिए सॉल्वेंट को इक्वल करने के लिए सॉल्वेंट के अमाउंट को, यहां से सॉल्वेंट के पार्टिकल्स कहां आएंगे? इस साइड आएंगे। नहीं बता आपको पहले पढ़ रही? तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं इसको? ऑस्मोसिस। तो सॉल्वेंट यहां से यहां पर मूव करेगा तो क्या उसकी वजह से यहां पर वॉल्यूम नहीं बढ़ जाएगी? तो इससे पता क्या हुआ? इससे ये पानी ऊपर आ जाए, क्या जाएगा? ये बोलो यहां पर सॉल्यूशन का लेवल क्या होगा? बढ़ जाएगा कुछ समय के बाद, यानी कि ये लेवल आ जाएगा नीचे, ये लेवल क्या आ जाएगा? क्योंकि इसमें से बहुत सारा सॉल्वेंट कहां ट्रेवल कर गया? यहां पर ट्रेवल कर गया। तो इसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। समझे बात? अब एक होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या होता है ऑस्मोटिक प्रेशर? तो आप बताओ पानी यहां से यहां पर आ रहा है तो यहां पर ये ना आ पाए, यहां पर ये ना आ पाए तो इसके ऊपर मुझे कुछ प्रेशर लगाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं ये यहां से यहां पर ना आए। तो क्योंकि अगर हमने भाई ऊपर अगर दोनों साइड यहां पर एक सा प्रेशर हुआ तो सिंपल सी बात है भाई कि क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां से यहां पर आएंगे और ये लेवल अप हो जाएगा और ये लेवल क्या डाउन हो जाएगा, इजंट इट? लेकिन मैं चाहता हूं कि सॉल्वेंट के पार्टिकल यहां से यहां पर ना आए। तो अगर मैं इसके ऊपर थोड़ा प्रेशर लगा दूं, साइड के ऊपर क्या लगा दूं? प्रेशर। तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल जो यहां पर आना चाहते हैं वो आ नहीं पाएंगे हम उनको भाई, क्योंकि वो आएंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगी। तो वॉल्यूम को हम बढ़ नहीं दे रहे, हमने ऊपर से प्रेशराइज कर दिया चीज को, तो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल यहां पर नहीं आ पाएंगे ना। तो उसको हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये क्या होता है बताओ? प्रेशर अप्लाइड ऑन द हाई कंसंट्रेशन साइड टू स्टॉप ऑस्मोसिस कंप्लीटली। क्या नहीं आपको भाई? तो ऑस्मोसिस को पूरी तरह रोकने के लिए हाई प्रेशर साइड जो आपने क्या लगा रखा है, प्रेशर आपको अप्लाई करना पड़ेगा ना, उसको हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। क्या बोलेंगे उसको? ऑस्मोटिक प्रेशर। नहीं बेटा आपको? पक्का आ गया बेटा आपको ये? अब हम बात करते हैं भाई कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम शो करते हैं पाई से। किससे बेटा? पाई से शो करते हैं। ठीक है। तो ये पाया गया कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर भाई ये प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन के भी, क्या कंसंट्रेशन के भी, और साथ में बताओ टेम्परेचर के भी। क्या बोलेंगे? तो पाई इज प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन एज वेल एज टेम्परेचर, CT। ओके। और अब मैं आपको बोलूं भाई अब ये, लेकिन ये बताओ क्या होता है हमारे पास? तो अगर मैं इसको हटाएंगे ना कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को, तो मेरे पास आ जाएगा R, कांस्टेंट आ गया। तो पाई इज इक्वल टू में क्या आ गया? बताओ RCT आ गया हमारे पास। लेकिन कंसंट्रेशन क्या होती है? कंसंट्रेशन क्या होती है? नंबर ऑफ मोल बाई वॉल्यूम होती होगी। तो अगर मैं बताओ हम क्या पुट कर दें? बताओ पाई मेरे पास क्या आ गया? बोलो भाई। तो R और C में क्या लिख दूंगा बताओ? N/V इंटू T आ गया बेटा। V को भी साइड फेंक दूं तो बताओ मेरे पास क्या आ गया? पाई V इज इक्वल टू NRT। पाई V इज इक्वल टू NRT। तो P इज इक्वल टू NRT नहीं है हमारे पास ये। अब आप ये बताओ जो हमारे पास क्या होता है N, ये हमारे पास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो हम बेटा ऑस्मोटिक प्रेशर हम मालूम कर सकते हैं। R हमको पता, T हमको पता है, V हमको पता है। तो हम बताओ क्या निकालेंगे? अगर मेरे पास N बताओ क्या है, तो पाई V इज इक्वल टू N क्या रख दो? W/M। तो W/M होएगा और RT। तो बताओ हमारे पास क्या है? तो बाकी चीज मुझे पता होंगी तो मैं क्या निकाल सकता हूं? ग्राम मोलिकुलर मास, इजंट इट? बोलो भाई। बताओ है क्या आपको? बताओ। ओके। ये वैसे है लेकिन ये क्या बोलते हैं गैसेस के लिए नहीं है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए है।
ठीक है बात। अब बताओ क्या हमारे पास, अब उससे नेक्स्ट हमारे पास तो कौन सी प्रॉपर्टी है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। उससे नेक्स्ट हमारे पास भाई कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बोलो भाई, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट का एलिवेशन। देखो आपको बताऊं भाई, अगर आप एक प्योर सॉल्वेंट को गर्म करते हो, अच्छा बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, जब किसी चीज का वेपर प्रेशर ज्यादा हो जाए, सॉरी जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, तो हम क्या बोलते हैं, जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर किसी लिक्विड का एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, उस टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट, इजंट इट। अब आप बेटा मुझे बताओ, अगर हमारे पास, इसको आपने समझना है, अब एक प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मान लिया किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, हमारे पास P0 है, लेकिन उसमें मैंने कोई सॉल्यूट ऐड कर दिया, तो इसका वेपर प्रेशर तो क्या घट जाएगा ना, तो P0 से तो क्या हो जाएगा, PS। तो मुझे पता भाई वेपर प्रेशर घट गया। ठीक है, अब मान लिया ये तो ऊपर से मेरे पास लग रहा है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कितना, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, और यहां बताओ मेरे पास क्या भाई, यहां तो मेरे पास वाटर है मेरे पास क्या है, वाटर, और यहां बताओ मेरे पास क्या है, वाटर का कोई सोल्यूशन, एक्वा सोल्यूशन कोई मेरे पास, तो यहां भी क्या है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेरे पास। ओके, तो आप मुझे बताओ कि वेपर प्रेशर ज्यादा इसका होगा किसी पर्टिकुलर टेंपरेचर पे, किसका होगा, इसका ज्यादा होगा ना भाई, इसका क्या होगा, कम होगा। भाई इस चीज का प्योर वाटर का वेपर प्रेशर कम ज्यादा होता है, इसका क्या होता है, कम होता है। तो ये कम है, तो इसको 1 एटमॉस्फेरिक पहुंचाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और ये ज्यादा है तो अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे ही, क्योंकि इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, P0 इज ग्रेटर देन PS, P0 इज ग्रेटर देन PS, तो भाई इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है, तो इसको 180 करने के लिए कम टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा भाई। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे यहां पर काम चल गया, 100 डिग्री सेल्सियस पे इस वाटर का वेपर प्रेशर कितना आ गया। अब अगर मान लिया मैं 100 डिग्री से, अगर मैं 100 डिग्री इसको गर्म कर दूं, अगर मैं इसको भी भाई 100 डिग्री ही गर्म कर देता हूं, तो पता दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है क्योंकि यहां पर भाई इसका वेपर प्रेशर 100 डिग्री पे, क्योंकि सॉल्यूशन ये कम होगा ना, तो इसका अगर 100 डिग्री पे क्या है, 1 atm बराबर होगा इसके, तो इसका 100 डिग्री 1 atm से कम होगा। मान ले इसका जो भी, मान ले इसका 0.9 atm, कितना 0.9 atm है, समझे बात। तो इसको 1 atm करने के लिए आपको टेम्परेचर को और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि आपने पढ़ा था वेपर प्रेशर भाई बढ़ता है विद टेम्परेचर, समझे बात। तो इसको आपको ज्यादा हीट करना है, ज्यादा आपको, तो इसको मान लिया आपने 105 डिग्री करने पर क्या हो पाया इसका, 1 atm, तो हम क्या बोलेंगे, तो यहां पर 5 डिग्री को बोलते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इजंट इट। ठीक है, तो भाई जो ये बेटा चेंज इन क्या हमारे पास, तो जितना आपको, तो सॉल्यूट का टेम्परेचर, सॉरी प्योर सॉल्वेंट के मुकाबले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट जितना बढ़ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको बोलेंगे ना डेल्टा TB, क्या बोलेंगे इसको, डेल्टा TB। ठीक है बात। और ये पाया गया कि जो हमारे पास डेल्टा TB होता है ना, क्या छोटा हमारे पास क्या डेल्टा TB है, एक सेकंड बताओ, वो भाई प्रोपोर्शन होता है, क्या होता है ये, मोलैलिटी की, किसके, मोलैलिटी की। ठीक है, बताओ, अरे पहले फ्रीजिंग दे दिया, पहले तो भाई एक सेकंड रुको, बताओ मैंने क्या बोला, बताओ क्या होगा, क्या हो इसके प्रोपोर्शन होएगा। तो डेल्टा TB मतलब ये पाया गया कि जितनी मोलैलिटी क्या होती है ज्यादा, आपको पता मोलैलिटी क्या होता है भाई, मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन, बोलो भाई। और मोलैलिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट
पर 1000 ग्राम्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। क्या? तो ये पाया गया जितनी मोलैलिटी क्या होगी ज्यादा, उतना ही एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट क्या आएगा भाई, ज्यादा आएगा। और ध्यान रखियो अगर मोलैलिटी ज्यादा होगी तो मोलैलिटी क्या होगी, ज्यादा ही होगी। ठीक है, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू बताओ के बी एम, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी एम। तो ये के बी यहां पर क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। ठीक है, अरे भैया अब आप मुझे बताओ, अच्छा ये हम कैसे निकाल सकते हो, इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं? अगर मोलैलिटी मेरे पास एक हो, क्या अगर मेरे पास एक मोलैलिटी हो तो ये बताओ क्या होगा हमारे पास, तो उस टाइम पे के बी की वैल्यू क्या होगी, तो उस टाइम पे क्या होगा, तो हम क्या बोले के बी क्या होता है, के बी क्या होता है, इट इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। आ गया आपको? ठीक है, और इसके जरिए मैं आपको बताऊं भाई, आप मॉलिक्यूलर मास भी आप मालूम कर सकते हो। क्या बेटा? आप भाई इसके जरिए मॉलिक्यूलर मास को फाइंड आउट कर सकते हो। ऐसे कैसे? अब आप मुझे बताओ, के भी हम निकाल लेंगे, हम यहां पुट कर दिया ये आपको। अब बताओ मेरे को, हमको सिर्फ क्या पता करना रहेगा, तो ये मुझे पता है और ये हम एक्सपेरिमेंट नोट कर लेंगे। ओके, अब एम क्या होता है, डब्ल्यू बाई, नहीं सॉरी, ये क्या होता है मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होती है बताओ, ये होता है नंबर ऑफ मोल, ये होता है नंबर ऑफ मोल। सॉल्यूट क्या आप मान लियो, N2 मान लियो। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट में। क्या बेटा मोलैलिटी क्या होती है बताओ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट बाई 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, कि कितने मोल हैं उसको हम बोलेंगे मोलैलिटी। तो आप मुझे बताओ, अगर मान लिया मैंने भाई, मान लिया बेटा मैंने 3 मोल डिजोल्व कर रखे हैं, किसने कितने भाई 3 मोल डिजोल्व कर, मैंने 3 मोल क्या लिया, सॉल्यूट लिया, नहीं मैंने 0.3 मोल क्या लिया, सॉल्यूट। ठीक है, और मैंने डिजोल्व कर दिया ये भाई 3000 ग्राम सॉल्वेंट में, किसमें, तो मोलैलिटी क्या है 0.3 मोल सोल्यूट मैंने डिजोल्व किया है 3000 ग्राम सॉल्वेंट में। ये सॉल्वेंट का मास है, ये मास है, ये मोल है, तो मोलैलिटी क्या है बताओ 0.1। भाई 3000 ग्राम में कितना है 0.3, 1000 ग्राम के हिस्से कितना आया है, 1000 ग्राम सॉल्वेंट हिस्से कितना आया है, तो मैं ये तो कह सकता हूं, तुम क्या बोलेंगे 3000 ग्राम में, 3000 ग्राम में सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट है 0.3 मोल। नहीं है आपको, 1 ग्राम सॉल्वेंट में कितना है बताओ 0.3 बटे 3000 ग्राम। तो बेटा 1000 में कितना है, देखो अगर आप भाई मोलैलिटी फॉर्मूला भूल भी रहे हो तो घबराने की बात नहीं है, आपको अपने आप फॉर्मूला तैयार करना आ गया। बच्चे मैं आपको बताऊं बाहर में बड़े कंफ्यूज रहते हैं, है ना, मोलैलिटी फॉर्मूले में कि भाई कैसे आता है, 1000 आया क्यों आया। अब यहां से आपको बेटा बिल्कुल देखो साफ साफ नजर आ रहा है। तो बेटा बताओ भाई, तो ये हमारे पास मोलैलिटी क्या है, मेरे पास 3000 ग्राम में कितने 0.3 मोल है, तो मेरे पास बेटा ये फॉर्मूला आ गया। तो मोलैलिटी मेरे पास फॉर्मूला क्या है, ये मोलैलिटी है ना, तो 0.3 तो मोल थे और 3000 ग्राम सॉल्वेंट था और इंटू 1000 भी होता है। ओके, नहीं काटना नहीं कुछ, मतलब ये फॉर्मूला है मोलैलिटी का कि नहीं है। तो मैं आपसे एक बात पूछता हूं, तो इसको मैं बोलूंगा, ये तो सॉल्यूट के लिए मैं लिखूंगा बताओ N1 और N2, सॉल्यूट के लिए N2 होगा, सॉल्वेंट के लिए होगा, और बेटा W1 और M1 में क्या यूज करूंगा सॉल्वेंट के लिए, और इसके लिए W2 और M2 यूज करूंगा सिंबल। ठीक है बात, तो ये क्या नंबर ऑफ मोल है, इसको मैं बताओ क्या बोलूंगा N1 बटे सॉल्वेंट का मास, गिवन मास है ना, इसको क्या बोलूंगा W1, क्या बोलूंगा W1, इसको बताओ क्या बोलूंगा 1000 बोलूंगा। अब N1 सॉरी सॉल्यूट के थे N2 थे ये, अब N2 क्या होता है, N2 क्या होता है W2 बाई M2, क्या होता है W2 बाई, तो क्या है W2 बाई M2 इंटू
1000 बाई क्या आ गया W1। नहीं आपको, यानी यहां पर m को मैं मोलैलिटी को मैं कैसे रिप्लेस कर सकता हूं, मोलैलिटी का बताओ भाई, बताओ। W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1। अब आप मुझे बताओ, अब K भी आपको पता है, W2 आपको पता है, सॉरी सॉल्यूट का वेट आपको पता है गिवन, नहीं आपको W1 आपको पता है बेटा, सॉल्वेंट का मास आपको पता है, वेट क्या हो जाएगा सॉल्यूट का ग्राम एटॉमिक मास, इजंट इट? अरे बोलो भाई, अरे मैंने यहां पर मैं फेंका नहीं क्या यहां पर ये, हाँ अरे अरे बेटा ये हमको पता है, ये हमको पता है, इसको आप इसको M2 लिया करो, रीअरेंज कर लो इसको, M2 को यहां ले आओ तो मेरे पास फॉर्मूला क्या जाएगा, KBW2 1000 क्या जाएगा, KBW2 1000 आ जाएगा। अरे M2 यहां ले आओ, इसको वहां फेंक दो, नीचे क्या जाएगा डेल्टा TB इंटू W1, इजंट इट? ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको पहले पड़ गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, अब इसमें आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे, इजंट इट? ठीक है, ओके ठीक है बात। अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं, अब आखिरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास क्या होती है, बताओ भाई, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अभी क्या होती है देखो भाई, मैं आपको बताऊं, ये पाया गया है कि हमारे पास एक प्योर लिक्विड का जितना फ्रीजिंग पॉइंट होता है उससे ज्यादा, उससे फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है किसका, सॉल्यूशन का। फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास प्योर सॉल्वेंट है तो आपको पता प्योर वाटर कितने फ्रीज होता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे, बताओ क्या होता है भाई, 0 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज होता है प्योर वाटर, ठीक है। आप इसमें थोड़ा नमक मिला दो, क्या बेटा, और फिर इसको ठंडा करियो, अब ये 0 डिग्री सेल्सियस फ्रीज नहीं होगा, 0 से क्या होगा, कम पे होएगा, इसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, घट जाएगा, समझे बात। यानी अगर मैं एक यहां पर एक्सपेरिमेंटल कर्व दूं तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास एक्सपेरिमेंटल कर्व, ठीक है। बताओ, नहीं एक सेकंड भाई, हाँ बताओ, नहीं आपको समझ में, अरे भाई मान लिया आपका प्योर वाटर है वो फ्रीज हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन अगर आपका भाई जो मान लिया सॉल्यूशन है वो फ्रीज हो रहा है -3 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये बताओ क्या हमारा, तो 3 डिग्री यहां पर क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, क्या कहलाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। आगे पूछूं मैं, नहीं आ रहा कोई, अगर मान लिया आपका प्योर सॉल्वेंट कोई फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, पानी आपका फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, और आपने उसमें कुछ मिला दिया, अब वो रहे -5 पे, तो 5 का उसमें कमी आएगी ना, तो 5 डिग्री है उसका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 5 की आएगी हमारे पास। तो ये पाया गया कि ये भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, क्या होती है, अगर मान लिया आप पानी में नमक ज्यादा मिलाओगे ना, या सोल्यूट ज्यादा मिलाओगे तो डिप्रेशन ज्यादा आएगा, और कम मिलाओगे तो कम आएगा। ये पाया गया कि इसको बेटा बोलेंगे डेल्टा TF, फ्रीजिंग पॉइंट में चेंज, कटौती, ये भी प्रोपोर्शनल होती है, क्या होती है भाई, प्रोपोर्शनल होती है, मतलब मोलैलिटी है किसकी भाई, मोलैलिटी की, ठीक है बात। अगर ये भी क्या है भाई प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के, तो उसको हटाएंगे तो क्या होगा, तो डेल्टा TF क्या इज इक्वल टू क्या हमारे पास KF, मान लो इसको, ये कांस्टेंट है यहां पर, ये फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट है, समझे बात। अब तो क्या हमारे पास, और इनटू क्या आएगी मोलैलिटी, तो KF कैसे निकाल देंगे हम, तो हम क्या करेंगे, KF हम कैसे निकाल सकते हैं, यूनिट मोलैलिटी का सॉल्यूशन लेके, यूनिट मोलैलिटी का, और ये देखो उसमें कितना डिप्रेशन आता फ्रीजिंग पॉइंट का, वो यहां लिख दो, तो वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास, KF मिलेगी। अब KF आपको पता है ना भाई, अब मोलैलिटी बढ़ेगी तो क्या होगा, बढ़ेगा, घटेगी तो क्या होगा, घटेगा। मैंने आपको बताया था, अगर मान लिया आपने 0.3 मोल, अगर आपने 3000 ग्राम सॉल्वेंट में 0.3 मोल डिजोल्व कर रखे, ठीक है,
तो 1 ग्राम में कितने हुए? 0.3/3000। और 1000 ग्राम सॉल्वेंट में क्या आ गया? ये होता है ना मोलैलिटी क्या होती है, तो मुझे बताइए क्या होता है? ये क्या? सॉल्यूट का मोल N2, नीचे क्या है? सॉल्वेंट का गिवन वेट W1 इंटू 1000। सॉल्वेंट के लिए 2 सब्सक्रिप्ट, सॉल्यूट के लिए 2, सॉल्वेंट के लिए 1 सब्सक्रिप्ट। अब N2 बताओ क्या है मेरे पास? N क्या है मेरे पास? तो N2 क्या हो जाएगा? W2/M2 हो जाएगा, W2/M2। तो यहां पर मैं सिंपली क्या रख दूं बताओ भाई? W2 इंटू 1000 बटे M2 इंटू W1। तो आप ये बताओ, अब अगर मैं M2 को यहां फेंक दूंगा, TF वहां फेंक दूंगा, तो हम आराम से बताओ क्या निकाल सकते हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। सॉरी, हम इससे बेटा मोलिकुलर वेट निकाल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको भाई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपको बेसिक आइडिया हो गया अब, ठीक है। तो भाई इस लेक्चर में इतना है। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।